हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आरआरबी 2025 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर अभी तक आपने फुल डिटेल वाला नोटिफिकेशन नहीं देखा है, एक बार चैनल पे जाकर के देख जरूर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे क्या है, जब आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं या फिर नोटिफिकेशन से पहले एक क्वेश्चन है बच्चों का जो कि बहुत ही आम है ना, और बहुत ज्यादा जो है आपकी मात्रा में ये वाले बच्चे हैं जो कि चश्मे लगाते हैं, है ना, जिनकी स्पेक्स हैं, आई साइट थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो एक डाउट जो है आपके मन में आता है कि क्या मैं आरआरबी जेई बनने लायक हूँ, मैं एलिजिबल हूँ क्या अगर मैं चश्मे पहनता हूँ, है ना। एएलबी में तो आप सभी को पता है कि वहां पे मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत हाई होते हैं, है ना, तो वहां पे तो लगभग जो है आपका ना ही होता है। लेकिन आरआरबी जेई की मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, चश्मे वाले बच्चे इस फॉर्म को भरे या ना भरे, इस जॉब की तरफ देखें या ना देखें, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो फॉर्म भरने से पहले जो है आपके दिमाग का ये जो डाउट है वो मैं क्लियर करने के लिए बच्चे सेशन लेकर के आई हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका थोड़ा सा देखते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चीजें हैं बच्चे, ठीक है। आरआरबी ने इस बार का जो नोटिफिकेशन निकाला है इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो आपका बच्चे पोस्ट सेक्शन है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरेंगे ना, आपका पोस्ट जो है इस तरीके से, जैसे कि जेई ब्रिज, जेई सिविल डिजाइन, जेई पीवे, जेई सिविल डिजाइन, इस तरीके से जो है आपकी क्या होंगी यहाँ पे, ये ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, इस तरीके से जो है पोस्ट का नाम होगा। और पोस्ट के नाम के सामने जो है आपका क्या होगा, आरआरबी जेई का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो लिखा होगा। किस तरीके से, कहीं पे A3 लिखा होगा, कहीं पे A3 लिखा होगा, कहीं पे C1 लिखा है, कहीं पे C1 लिखा है। तो ये फॉर एग्जांपल्स है, ऐसे नहीं कि इतनी ही पोस्ट हैं। पोस्टें आपकी वेरियस होंगी, सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए अलग, जो है आपकी ट्रेड के लिए अलग अलग प्रकार की पोस्टें हैं। उन पोस्ट के सामने जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ है कि कम से कम ये मेडिकल स्टैंडर्ड आपको फुलफिल करना है। अब ये मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो है बच्चे आपका वो है A3, ठीक है। A3 आपको बहुत सारे पोस्टों में देखने को मिलेगा। तो क्या है A3 मेडिकल स्टैंडर्ड। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका फिजिकली फिटनेस, ठीक है, फिजिकली फिट हो आप हर रिस्पेक्ट में, ठीक है, हर रिस्पेक्ट में जो है फिजिकली आपकी फिटनेस होनी चाहिए। उसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि आपका विजन, आपकी आई साइट कितनी है। तो आई साइट बच्चे इसमें आपका 6/9, 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। तो चश्मे वाले बच्चे आपको क्या करना है, आपका जो लेंस है, पहले वो आपको ये कंफर्म करना है कि जो आपका लेंस है वो जो है 2 डायोप्टर डी, है ना, 2D, डी मतलब डायोप्टर, ठीक है। जो लेंस की क्षमता होती है, पावर होती है ना, उसको डायोप्टर में मेजर किया जाता है। तो जो लेंस की पावर है वो 2 डायोप्टर से ज्यादा ना हो। आपको जो विजन है वो जो है चश्मे के साथ या फिर बिना चश्मे का आपका 6/9 हो, ठीक है। नियर विजन कितना है, नियर विजन जो है आपका 0.6 है, ये भी वही विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। और उसके अलावा बचे आपका मस्ट पास टेस्ट, ठीक है। तो ये वाले टेस्ट पास करना जो है आपका बहुत जरूरी है। कौन कौन से है, आपका कलर विजन है, आपका बाइनोकुलर विजन है, आपका नाइट विजन है और मैसोपिक विजन है, ठीक है। तो जो कलर विजन वाले बच्चे हैं, A3 वाली जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। कलर विजन वाले बच्चों को मैं बता रही हूँ, ठीक है। वैसे बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कलर विजन होता है, लेकिन कलर विजन वाले बच्चे उन पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं जहाँ पे कि A3 जो है आपका है। अब कौन सी आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड ऐसे हैं, अभी आगे हम सारे ही मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो पहले A3 की बात कर लेते, तो A3 में आपका कलर विजन भी पास करना है, आपको बाइनोकुलर विजन भी आपको पास करना है, अपना नाइट विजन भी आपको पास करना है, मैसोपिक विजन भी आपको पास करना है, ठीक है। और चश्मे है या नहीं है वो आपका डिपेंड नहीं करता, आपकी विजन जो है 6/9 होनी चाहिए। अब ये 6/9 क्या होता है, डायप्टर तो बच्चे आपको पता होगा बच्चे, ठीक है। जो डायप्टर है ना वो आपको पता होगा। आपको जो ये 6/9 है, 6/12 है, ये आप किसी भी आपके आसपास जो भी आपके ऑप्टिकल्स की शॉप होती है ना, वहां पे आप अपना पता लगा सकते हैं कि मेरा विजन कितना है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका नियर विजन है, नियर विजन में जो है बच्चे सारे के सारे टेस्ट होते हैं, इस तरीके से जो है आपके स्टैंडर्ड होते हैं ना। नियर विजन में जो है नजदीकी चीजें होती हैं, ऐसा जो है आपका टेस्ट होता है। उसमें जो आकृतियां हैं ना, एक तो वो वाला टेस्ट होता है, दूसरा जो है नंबर वाला वो टेस्ट होता है, ठीक है। तो नियर विजन तो आप सभी को पता है कि सामने की, है ना, जो बिल्कुल ही पास की आपकी जो विजन है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आता है बच्चे आपका डिस्टेंस विजन। तो ये वाला जो टेस्ट है आप कहीं कहीं से भी करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं घर पे, आप यूट्यूब पे एक वीडियो देखिए, ये जो है आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या है आपका 6/60, 34, 24, 18, 12, 6/9। तो ये है बच्चे आपका 6/9, ठीक है। इसका मतलब क्या है, चश्मे के साथ में दूसरी लाइन तक दिखना चाहिए आपको,
ठीक है। दूसरी की बात में लास्ट वाली ना दिखे, लेकिन दूसरी तक तो कम से कम क्लियर दिखना चाहिए। ये होता है आपका 6/9। ठीक है, तो A3 में आपका क्या है, 6/9 जो है आपका क्या है, विजन है। ठीक है, वो चश्मे के साथ भी है और बिना चश्मे की भी है। और याद रखना जो आपका जो लेंसेज जो आप पहन रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा पावर का ना हो। ठीक है, 2 डायप्टर से ज्यादा जो है पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बच्चे आता है आपका कलर विजन। तो कलर विजन का क्या है ना बच्चे, बीमारी ना तो फैलने वाली है, ये जो है एक प्रकार की आपकी एंसेस्ट्रल बीमारी है। ठीक है, ये जो है अनुवांशिक तौर पे जो है बच्चों को मिलती है और इसका कोई इलाज नहीं है बच्चे। ठीक है, हाँ बस ये हो सकता है कि कलर विजन जो है आप टेस्ट करें घर में, क्योंकि कलर विजन के भी क्या है बच्चे, अलग अलग लेवल के टेस्ट होते हैं। ठीक है, अलग अलग लेवल के इसके टेस्ट होते हैं, बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में जो आपका टेस्ट है उसे क्लियर कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो डिफिकल्टीज बढ़ती जाती है वो नहीं पढ़ पाता है। तो बेसिकली बहुत सारी कलर्स आपको दिख रहे हैं, उन कलर्स के बीच में जो है कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे मुझे कलर विजन नहीं, तो मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे आपका 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिससे कलर विजन होगा ना, वो ये नंबर नहीं पहचान पाएगा। तो ये टेस्ट भी आप खुद से कर सकते हैं घर में। ये आपका 5 लिखा हुआ है, 57 लिखा हुआ है, ये आपका 6 लिखा हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, ये भी आपका 5 लिखा हुआ है, इस तरीके से। ये आपका 3 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 74 है। इस तरीके से बच्चे आपका क्या है, ये कलर विजन का टेस्ट होता है। और कलर विजन अगर आपने पास नहीं किया, आई एम सॉरी, A3 वाले जो आपके पोस्ट होंगी, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली जो पोस्ट होंगी, वहां पे आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, दूसरा आपका बच्चे बाइनोकुलर विजन है। तो बाइनोकुलर विजन का टेस्ट कुछ इस तरीके से होता है ना। बाइनोकुलर विजन में जो है आपकी सारी की सारी चीजें आती हैं। इसमें आपका वर्जिन्स आता है, आपका स्ट्रेबाइमस आता है, आपका एम्ब्लोपिया आता है ना। तो इसमें आंखों का जो पीपल जिसे हम कहते हैं ना, ये देखिए बच्चे, जो आई बॉल है बेसिकली ना, उसकी जो है आपका अलाइनमेंट देखा जाता है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा ना, आसपास ऐसे बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आईज में जो है इस तरीके से जो है आपका ये बाइनोकुलर विजन पाया जाता है। ठीक है, तो ये बाइनोकुलर विजन के बच्चे आपके एग्जांपल्स हैं। ये देखिए आप, ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना कि जो आपकी आई बॉल है ना, आई बॉल का जो आपका प्लेस है, जिस तरीके से वो प्लेस्ड है ना, उस पे जो है आपका बाइनोकुलर विजन जो है आपका चेक किया जाता है। रिफ्रैक्टिव हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टोरोपिया हो गया। तो इस तरीके से जो है बच्चे आपका क्या है, ये बाइनोकुलर विजन के डिसऑर्डर्स है ना। इनमें से कोई भी डिसऑर्डर जो है अगर आपके आंखों में है तो तभी भी जो है आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बाइनोकुलर विजन का है। उसके बाद में आपका नाइट विजन है। तो नाइट विजन में आप सभी को पता है कि नाइट विजन में ऐसे नहीं कि चीजें नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन चीजें जो है आपकी इस तरीके से ब्लरी दिखाई देती है। ठीक है, नॉर्मल वाले को जो है सारी चीजें दिखाई देंगी, गाड़ी खड़ी है, पीछे होटल बना हुआ है। ठीक है, लेकिन जो आपका नाइट ब्लाइंडनेस वाला बच्चा है उसको इस तरीके से सारी चीजें जो है ब्लर दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, नाइट विजन जो है आपका चेक करने के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद में बच्चे आपका मेसोपिक विजन या फिर इसे ट्विलाइट विजन भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली क्या है कि धुंधलापन होता है नजर में। ठीक है, जो विजन है ना वो एकदम क्लियर नहीं होता है। ठीक है, एक धुंधला आभा जिसे हम कहते हैं ना, हमेशा हर चीज के पीछे जो एक आभा नजर आती है ना, तो वो जो है आपका कौन सा वाला है, वो है आपका ट्विलाइट विजन। ठीक है, पर्सनली बताऊं तो मुझे भी यही है। ठीक है, मतलब ये ट्विलाइट विजन जो है विजन में है, धुंधलापन थोड़ा सा दिखता है हर चीजों में। ठीक है, तो वो जो है आपका ट्विलाइट विजन है। ठीक है, तो ट्विलाइट विजन का मतलब यह है क्लियरिटी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि दूर तक दिखाई नहीं देता है, दिखाई सब देता है, लेकिन थोड़ा सा धुंधली दिखाई देती है चीजें। पहली बारी में देख करके समझ में नहीं आता कि है क्या, थोड़ा सा ध्यान से जो है चीजों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो वो आपका ट्विलाइट विजन है। अच्छा, ये देखिए आपका ये A3 मैंने आपके साथ में कर लिया। और बाकी सारी भी जो आपकी ये टर्म्स है, कलर विजन है, बाइनोकुलर है, नाइट विजन है, मेसोपिक है, ये सारी की सारी मैंने डिस्क्राइब कर लिया ना। इनको पास करना होता है। तो इनको पास करने के लिए जो है आपका किसी भी ऑप्टिशियन के शॉप में अगर जाएंगे ना बच्चे, ये जो है आपका, या फिर कोई भी आपका छोटा मोटा हॉस्पिटल्स है ना, वहां पे जो है आपको बता देंगे इनमें से कोई प्रकार की दिक्कत है या नहीं है ना। वैसे देखने से आपको लगभग पता लग जाएगा, है ना। तो ये जो है बच्चे आपके बेसिक क्या होते हैं, आई टेस्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि चश्मा और बिना चश्मा, और भी जो है आईज में डिसऑर्डर हो सकती है ना, चश्मे वालों को भी और बिना चश्मे वालों को भी। सिर्फ चश्मा ही जो है स्टैंडर्ड नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि बिना चश्मे वाले को भी अगर ये भी डिसऑर्डर है, जैसे कि आपके कलर विजन है। अधिकतर बच्चे आप लोग देखें, जिन बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, उनकी आंखें बहुत तेज होती है ना, लेकिन कलर ब्लाइंड है, वो चश्मे नहीं पहनते हैं लेकिन कलर ब्लाइंड है। ठीक है, तो ये जो कलर ब्लाइंड है वाला जो है, कलर विजन वाला जो है, ये कहीं पर भी एक्सेप्टेड नहीं होता है ना। तो इसमें भी आपका जो A3 वाला है उसमें आपका ये एक्सेप्टेड नहीं है। फिर आपका बच्चे B1 आता है। तो B1 में भी आपका वही है, मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर, नाइट विजन और आपका मेसोपिक विजन, है ना। इसमें भी आपके सभी है। हाँ, इसमें थोड़ा सा जो है आपका 6/12 हो जाता है।
ठीक है, इसमें जो है आपका 6/12 है, विद और विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंस नॉट टू एक्सीडेड 4 डायोप्टर, है ना। इसमें थोड़ा सा मतलब कम विजिबिलिटी वाला बच्चा चलेगा, इसमें जो क्षमता है पावर की वो बढ़ गई है, तो ये है आपका B1, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे आपका B2 में आपका क्या है बच्चे, 6/12 है, 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंसेज नॉट एक्सीडेड 4D, ठीक है। नियर विजन जो है आपका 0.6 है, विदाउट ग्लासेस, ठीक है। व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है, मस्ट पास टेस्ट फॉर द बाइनोकुलर विजन। अभी से देखिए आपका B2 वाली जो पोस्ट होंगी ना, B2 वाली, वहां पे जो है आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, वहां पे आपका नाइट विजन नहीं है, वहां पे आपका मैसोपिक विजन नहीं है, वहां पे सिर्फ आपका जो है बाइनोकुलर विजन है, ये है आपका B2 वाला, ठीक है। उसके बाद में आता है बच्चा C1। अब C1 वाली जो पोस्ट है, C1 वाली जो पोस्ट है, उसके लिए अगर आप लोग देखेंगे 6/12 है ना, 6/18 जो है आपके विद और विदाउट ग्लासेस है, नियर विजन जो है यहाँ पे आपका 0.6 है, ठीक है। और क्लोज बाकी जो आपके टेस्ट है ना वो इसमें नहीं है। तो C1 वाले जो आपके बच्चे हैं, ठीक है, C1 वाले बच्चे नहीं, जो C1 वाली जो पोस्ट है उसके लिए सारे के सारे बच्चे, चाहे आपको कलर ब्लाइंड है, आप जो है उसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि RRB JEE में जो है किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। जो बच्चे कलर ब्लाइंडनेस वाले हैं, जो बच्चे चश्मे वाले, तो देखो सब जगह है ना, चश्मे वाले सभी जगह है, पर चश्मे लगा करके क्लियर होना चाहिए आपका विजन। ऐसा नहीं कि चश्मे लगा करके भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो चश्मे लगा करके जो है विजन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका जो कलर ब्लाइंडनेस वाले हैं, वो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस है, यहाँ पे आपका कलर विजन है, यहाँ पे कलर विजन नहीं है और यहाँ पे कलर विजन नहीं है, ठीक है। तो B2 और C1 ये दो जगह जो है आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ठीक है। बाकी जो है आपकी A3 वाली जो पोस्ट है और B1 वाली जो पोस्ट है, वहां पे बच्चे आपको कलर ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है। बाकी बच्चे आपकी फिजिकल फिटनेस में क्या आता है कि फिजिकल फिटनेस में क्या क्या चेक होता है, तो उसमें आपका एक तो डायबिटीज चेक होता है, आपका जो है एक बच्चे हाइड्रोसिल टेस्ट होता है ना, हाइड्रोसिल टेस्ट होता है, टेस्टिस का ये टेस्ट होता है मेल में, ठीक है। तो एक हाइड्रोसिल टेस्ट होता है आपका। उसके बाद में बच्चे आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट होता है, BP, ठीक है। एक आपका जो है ये हेमोरॉइड्स जो आपका टेस्ट होता है, रेक्टम में आपका टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यूरिन टेस्ट होता है, एक आपका जो है ANT टेस्ट होता है ना, बेसिक, ये आप वैसे भी करवा सकते हैं, है ना। ये दो चीज़ें जो है आप ये भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके डायबिटीज़ है, BP है, यूरिन टेस्ट है, सारी की सारी जो है आपके जनरल टेस्ट होते हैं, इनमें जो है आपको फिट होना जरूरी है, ठीक है। तो ये फिजिकल फिटनेस के लिए आपकी टेस्ट होती है। अब कुछ बातें जो है इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखी हुई है, उनको भी पढ़ना जरूरी है कि क्या क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे कि आंखें मेरी पहली खराब थी लेकिन अब तो मुझे सब दिखता है क्योंकि ऑपरेशन करवाया हुआ है, लैसिक करवाया हुआ है, ठीक है। तो लैसिक वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं या नहीं है, वो भी बच्चे इन्होंने अच्छी तरीके से क्लियर किया हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगी। उपरोक्त चिकित्सा मानक सांकेतिक है, संपूर्ण नहीं है, सामान्यतः उम्मीदवारों पर लागू होते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली खंड 1 का अध्याय 5, ठीक है, यहाँ पे पढ़ने की सलाह दी जाती है, जैसे कि आप www ये उनका वेबसाइट है, वहाँ पे देख सकते हैं। उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना होगा कि वो अपने द्वारा चुने गए पदों के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सीय रूप से स्वस्थ और पात्र हैं, ठीक है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड इसीलिए बताया आपको, जब आप पोस्ट भर रहे हो तो ये देखिए कम से कम कि कहीं कलर ब्लाइंड वाले नहीं तो भर दी मैंने, है ना। तो वो चीजें जो है आपको देखनी है बच्चे। और ये पूरा का पूरा जो ये मैंने कच्चा चिट्ठा आपको दिखाया सारा A3 B1 B2 है ना, सबको जो आपको जो है इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो वहां से भी जो है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना एक बार बहुत जरूरी है बच्चे, ठीक है। उसके बाद है बच्चे आपका दूसरा पॉइंट कहता है कि A3, ठीक है, A3 जिन अभ्यर्थियों ने रिफ्रैक्टरी त्रुटि को ठीक करने के लिए लैसिक सर्जरी या कोई अन्य सर्जिकल प्रक्रिया करवाई है, वे उन पदों के लिए पात्र नहीं है जिनके लिए चिकित्सा मानक A3 अपेक्षित है, ठीक है। तो जितनी भी आपकी जेई की पोस्टें, RRB JEE की पोस्टें A3 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगती है, लेसिक सर्जरी वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने अपना आई ठीक करवाया है, रिफ्रैक्टिव जिन्होंने सर्जरी करवाई है, वो इसके लिए बच्चे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आगे बस समझ में, A3 वाले जो है आप फिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे आपका लेसिक सर्जरी वाले उम्मीदवार निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के अधीन मेडिकल मानक B1 के लिए पात्र हो सकते हैं, ठीक है। तो B1 वाली पोस्ट के लिए आप कर सकते हैं। उससे पहले आपके कुछ टेस्ट होंगे, जैसे कि उम्मीदवार में लैसिक सर्जरी से संबंधित कोई जटिलता नहीं देखी जा रही है, अगर तो मतलब कि बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं लैसिक सर्जरी के बाद में बच्चों में बच्चे आपका वो धुंधलापन रहता है, विजन क्लियर नहीं रहता है ना, या फिर कुछ चीजें होती है जैसे कि ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ जाती है किसी के आईज में। तो बेसिकली मतलब लैसिक करवाने के बाद में आंख तो आपकी ठीक होगी, लेकिन उसके
उसके कारण कोई और कॉम्प्लेक्सिटी आपकी आंखों में आ गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ जो है आंखें होनी चाहिए, चाहे आपने लेसिक भी करा है तो B1 स्टैंडर्ड को आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है लेसिक सर्जरी कम से कम 1 वर्ष की अवधि की होनी चाहिए और जिस संस्थान में सर्जरी की गई थी उसके विशेषज्ञ के द्वारा जारी किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट से इसकी पुष्टि होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 साल पुराना लेसिक है तभी यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा। तीसरा पॉइंट है लेसिक सर्जरी के बाद अवशिष्ट कॉर्नियल मोटाई पिकेमेट्री पर 4 to 5 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए और आपका IRMS वॉल्यूम 1 तृतीय संस्करण 2000 के पैरा 5121 के अनुसार दृश्य तीक्ष्णता होना चाहिए, फंड सामान्य होना चाहिए और प्रगतिशील नेत्र रोग का कोई सबूत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत फेल हो जाते हैं। ये बच्चे आपके नो एविडेंस ऑफ प्रोग्रेसिव आई डिजीज है ना। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि समय के साथ बढ़ेगी। हमें नहीं मालूम होता है कि आज हमारी जो आई की कंडीशन है वो कैसी है, आज से 5 साल बाद 10 साल बाद कैसी होगी, लेकिन बच्चे इसका टेस्ट भी हो सकता है ना, कि आपकी नजरों में जो है आपका कोई ऐसा डिफेक्ट तो नहीं है कि वो समय के साथ में बढ़ जाएगा, उम्र के साथ में बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका प्रोग्रेसिव आई डिजीज कोई नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली लेसिक वाले जो बच्चे हैं थोड़ा सा आपकी अपनी सर्जरी के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए बच्चे। ठीक है, सर्जरी के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। ये जो लिखा हुआ है ना 4 to 5 माइक्रोन से कम, ये सारी की सारी चीजें ये वहां से आपकी क्लियर हो जाएंगे जहां पे आपने लासिक करवाया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली जो है आपका लासिक सर्जरी भी आपके एक्सेप्टेबल है B1 के अंडर में, लेकिन उसमें भी जो है आपके कुछ क्राइटेरिया आपको मैच करने होंगे उसके बाद ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि लासिक के बाद में कोई और बीमारी लेके बैठ के, है ना, ऐसा नहीं बच्चे। अच्छा, जो सैनिक है मेडिकल स्टैंडर्ड जो है ना बच्चे, वो एक्स सर्विसमैन के लिए आपके अलग हैं। तो एक्स सर्विसमैन अगर आप लोग जो है वीडियो देख रहे हैं और अगर आप लोग भी RRB JEE के लिए अपीयर होना चाह रहे हैं तो आपके मेडिकल स्टैंडर्ड अलग हैं। अभी तक जो कहानी मैंने आपको सुनाई है उस पर विश्वास मत करिएगा। ठीक है, अलग से जो है आपका ये वेबसाइट है www.indianrailway.government.in। ठीक है, इस पे जो है बच्चे आपका अलग से मापदंड जो है आपके लिए दिए हुए हैं। ये बच्चे आपका चिकित्सा मैनुअल है, खंड 1 के पैरा 534, ये पैरा आप ध्यान से देख लीजिए, 534 नंबर का पैरा है। वहां पे जो आपके मेडिकल स्टैंडर्ड है वो जो है एक्स सर्विसमैन के लिए है। ठीक है, बाकी जो आपके जर्नल बच्चे हैं एक्स सर्विसमैन वाले नहीं है, उनके लिए जो है आप अभी तक जो मैंने मेडिकल स्टैंडर्ड बताए हैं वो सारे हैं। अच्छा, यदि अभ्यर्थी पद के लिए निर्धारित मेडिकल फिटनेस मानक में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो उसे पद के लिए पैनल में शामिल करने पर विचार नहीं किया जाएगा और रेलवे के द्वारा कोई वैकल्पिक नियुक्ति भी प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आपका है बच्चे, मतलब मेडिकल में फेल हो गए तो मतलब बाहर। अच्छा, यदि कोई उम्मीदवार अपनी प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा के दौरान पद के लिए आवश्यक चिकित्सा मानक प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसे निर्धारित शुल्क और शर्तों के भुगतान पर चिकित्सा अपील करने का एक अंतिम अवसर दिया जा सकता है। ये भी थोड़ा सा आपका देखने वाला है, इसे भी देख लेना मेडिकल के लिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें लिखा हुआ कि जो भी उम्मीदवार है वो अपनी प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा के दौरान जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं अगर वो आवश्यक चिकित्सा मानक प्राप्त करने में विफल रहता है ना, जैसे कि कोई चीज है जो ठीक हो सकती थी लेकिन मुझे वो बीमारी का इलाज करवाने का समय नहीं मिला, ये कोई रीजन था जिसकी वजह से जो है मैं वो नहीं करवा पाया। ठीक है, तो वो चीजें जो है वो करवाने के लिए आपको टाइम देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि लासिक सर्जरी करवाने के लिए टाइम देंगे, है ना, लेकिन बाकी जो आपकी चीजें हैं अगर उसका इलाज करवाने मतलब जो अभी मैंने आपको डिजीज दिखाई थी ना, है ना, वो डिजीज अगर जो है ठीक हो सकती है और उसके लिए जो है इलाज हो सकता है तो वो इलाज करवाने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, उस टाइम पीरियड में जो गिवन टाइम पीरियड होगा ना उसमें जो है आपको उसका इलाज लेना है, उपचार लेना है, फिर ठीक होकर के दोबारा आना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना कि उसे निर्धारित शुल्क मतलब जो भी आपका पेमेंट होगा वो पेमेंट आपसे लिया जाएगा और शर्त जो है आपके सामने रखा जाएगा, उसके भुगतान पर चिकित्सा अपील करने का एक अंतिम अवसर दिया जा सकता है। जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर चिकित्सा अपील का विकल्प चुना है उनके चिकित्सा परीक्षण का परिणाम अंतिम और बाध्यकारी होगा। जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर चिकित्सा अपील का विकल्प नहीं चुना है केवल उनके प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण के परिणाम पर ही विचार किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी बच्चे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे अपील करनी है किसी चीज की सर्जरी करवाने के लिए, किसी चीज का इलाज करवाने के लिए या नहीं करना है। ठीक है, तो वो भी जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा
आपको मेडिकली अपनी फिटनेस के लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है बच्चे, क्योंकि मेडिकल फिटनेस में कोई भी आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें जो है मेरे अंदर कमी है तो वो ठीक हो सकती है अगर, तो उसे जो है आप ठीक करवा लीजिएगा। ठीक है, उसे जो है आप ठीक करवा लीजिएगा। और मैं तो कहूंगी कि पहले से ही आपको अवेयर होना है। अगर वो चीजें अभी ठीक हो पा रही हैं ना तो वो जो है ठीक करवाइए उसे, जो है आप अगर ऑपरेट हो पा रहा है किसी भी तरीके से जो है, अगर वो चीजें ठीक हो सकती हैं तो उसे ठीक करवाइए। यहाँ तक नौबत ना आए कि आप वहां पे जाके कह रहे हैं कि मुझे समय दे दो, है ना। इतना जो है अवेयर अपने शरीर के प्रति आपको रहना है। ठीक है, ये बच्चे आपकी इनकी चीजें हैं, मतलब कि सारी के सारे पॉइंट्स जो है इन्होंने लिखा हुआ है। अब ये जो आपकी मेडिकल फिटनेस है, ये सारी के सारे जो मेडिकल टेस्ट है वो उसे होने तो बच्चे बहुत लास्ट में है ना। पहले आपका CBT 1 है, फिर आपका CBT 2 है, उसके बाद में जो है आपका फाइनल मेरिट के बाद में जो है बच्चे सारी की सारी प्रोसेस आपकी होंगी। डॉक्यूमेंटेशन हो गया, मेडिकल चेकअप हो गया, सारी की सारी चीजें बाद में होनी है ना। लेकिन बच्चों को अवेयर अपने एग्जाम की प्रोसेस के प्रति बहुत जरूरी है कि आप हो। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। और सबसे मेन बात तो डाउट, जो बच्चे अवेयर रहते हैं उनके डाउट होते हैं, है ना। तो जो बच्चे अवेयर नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि बहुत ही आसान है पूरा का पूरा प्रोसेस, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत मेहनत करते हैं, CBT 1 में अच्छे मार्क्स ले आए, CBT 2 में अच्छे मार्क्स ले आए और फाइनल मेरिट में जाकर के जो है बाहर हो गए। इसका मतलब क्या है कि अवेयरनेस नहीं थे, मेडिकल में बाहर हो गए, है ना। तो उसके लिए अवेयर आपको रहना है, अपनी बॉडी के लिए जो है अवेयर रहना है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे शरीर में कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें नहीं है, कौन सी स्टैंडर्ड है जिसको मैं फॉलो कर पाऊंगा, जो कौन सी स्टैंडर्ड है जिसको मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें बच्चे आपके क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा बच्चे CBT 1 जो है आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, CBT 1 के लिए आप प्रिपेयर करेंगे पहले। तो CBT 1 के लिए जो है प्रिपेयर करने के लिए आप मेक इट इजी मैकेनिकल से जुड़ सकते हैं, मेक इट इजी सिविल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो है ये जो कॉम्बो बैच है जिसमें कि ALP और JEE दोनों की ही प्रिपरेशन करवाई जा रही है, ये जो है आपका चल रहा है। ठीक है, तो CBT 1 बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आपका एक स्टेप है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वालिफाई ही आपको करना है, सारी की सारी पोस्ट के लिए आपको क्वालिफाई अगर करना है तो बहुत अच्छे नंबरों से आपको CBT 1 क्वालिफाई करना है। और बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन चाहिए, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे जो है आपके तैयारी चाहिए। ठीक है, और वो जो है बहुत अच्छा करने के लिए आपको हमारे कोर्सेज से जुड़ जाना है। तो यहाँ पे बच्चे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है अगर आप लोगों ने अभी तक, तो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, कोर्सेज से आप लोग जुड़ सकते हैं। उसके अलावा मेक इट इजी सिविल वाले जो बच्चे हैं आप लोग भी जो है मेक इट इजी सिविल से जुड़िएगा। RRB JEE की जो है CBT 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बच्चे आप किसी भी डाउट में अगर अभी हैं, फॉर्म भरने से पहले या फिर फॉर्म भरने के दौरान अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, तो आपको जो है अपने डाउट क्लियर करने के बाद में प्रोसेस को अपनाना है। ठीक है, उस प्रोसेस में कूदने से पहले, उस एग्जाम में जो है एंटर होने से पहले एग्जाम के बारे में हर चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते रहेंगे इसी तरीके से अलग अलग वीडियोस में। अभी भी आप अगर वीडियो देख रहे हैं और कोई और डाउट आपके दिमाग में क्लिक करा है मेडिकल स्टैंडर्ड को ही लेकर के, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि ये हमारे डाउट है, उसको क्लियर करने के लिए हम लोग हैं। ठीक है, चलिए फिर बच्चे मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से RRB JEE की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, चलिए फिर तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।